हेलो क्लास 10 साइंस वर्ड चैनल पर आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाले हैं 5 दमदार क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। कौन से चैप्टर के? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। क्लास 10 की बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन उन सभी क्वेश्चन में से हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिया है और उसको वीडियोज़ में बांट दिया है। आज की ये वीडियो पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर यूज्ड बाय द मिलर एंड यूरे इन देयर एक्सपेरिमेंट। मिलर और यूरे ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इस बात को साबित किया था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। ओरिजिन ऑफ लाइफ के सपोर्ट में कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट जिसको मिलर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहां इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जो मिलर और यूरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो मिक्सचर इस्तेमाल किया, उस मिक्सचर की कंपोजिशन क्या थी, क्या वो चीजें थी जो उस मिक्सचर में उन्होंने इस्तेमाल की। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं उनको। नंबर फर्स्ट NH3, और NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। ठीक है। नंबर सेकेंड हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और नंबर थर्ड मीथेन। मीथेन के लिए फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, कार्बन कंपाउंड में IUPAC भी आपने पढ़ी है। ठीक है, तो वहां से हमें पता चलता है कि CH4 मतलब C सिंगल है तो मीथ बोलेंगे, बाकी एन फैमिली से है तो मीथेन। तो CH4 NH3 H2S और एक लास्ट चीज जो आप सबको मालूम है, और वो क्या है? H2O। तो 4 चीजें उस मिक्सचर में प्रेजेंट थी जो मिक्सचर इस्तेमाल किया गया मिलर और यूरे साइंटिस्ट के द्वारा अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में। और क्या वो एक्सपेरिमेंट था? ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर इस बात को सत्यापित करना चाहते थे, प्रूव करना चाहते थे कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर जो मिलर एक्सपेरिमेंट था, या मिलर और यूरे साइंटिस्ट ने मिलकर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें उन्होंने एक मिक्सचर लिया था। उस मिक्सचर की कंपोजिशन पूछी जा रही है आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में, और वो कंपोजिशन क्या है? कितनी चीजें हैं उसमें? 4 चीजें हैं, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। तो देखिए सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल हमारे एक वो महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस बात को बताया कि भाई कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है एक से दूसरी जनरेशन में। पर ये जो काम था, ये जो लाइंस दी गई, वो मटर के पौधे के रेस्पेक्ट में दी गई, मतलब प्लांट्स पर उन्होंने काम किया। मटर का पौधा एक वो पौधा था जिस पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। पर मटर के पौधे को ही क्यों सिलेक्ट किया? वो इसीलिए क्योंकि मटर के पौधे में 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए जाते हैं। ये रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे, व्हाई मेंडल सेलेक्ट द पी प्लांट, है ना? और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम ये भी आपको याद होना चाहिए, पाइसम सैटिवम। तो बिल्कुल आप आसानी से आंसर कर सकते हैं कि भाई मेंडल साइंटिस्ट के द्वारा जो मटर का पौधा सेलेक्ट किया गया वो किस वजह से किया गया? क्योंकि 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, 7 तुलनात्मक गुण पाए जाते हैं मटर के पौधे में। जैसे कि सीड शेप को लेकर 2 अलग अलग पॉसिबिलिटी, रिंकल्ड सीड, राउंड सीड, ये एक कैरेक्टर हुआ। ठीक है, जिसकी हमने 2 फॉर्म अभी सुनी। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, दूसरा जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो कौन सा है? सीड कलर, पोड शेप, ठीक है, प्लांट हाइट, रिप्रोडक्टिव लाइफ जो होती है, जो लाइफ पीरियड है ना? तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन है। तो टोटल 7 यहां पर सेलेक्ट किए गए थे, जिसमें से मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल के तौर पर बताए, और आपको उनमें से कम 2 जरूर आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब आगे चलते हैं। अब ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस बात को बताया कि भाई कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है एक से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, ओवरऑल उन्होंने काफी सारे वैसे एक्सपेरिमेंट किए थे, पर उसमें से जो 2 एक्सपेरिमेंट थे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाने जाते हैं। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है कि भाई मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस होता है ना, ठीक है, हालांकि हमारी इस पर पहले वीडियो जा चुकी है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस को लेकर काफी डिटेल्ड वीडियो है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा या आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है ना, एक कैरेक्टर की 2 फॉर्म के बीच में क्रॉस करा के चलते हैं।
जैसे कि टॉल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट के साथ आप क्रॉस करा रहे हैं तो पहले F1 जनरेशन आती है, फिर F2 जनरेशन आती है, ठीक है। F1 जनरेशन में तो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो F2 जनरेशन होती है उसमें जो छुपे हुए कैरेक्टर थे ना, जो रेसेसिव नेचर की वजह से सप्रेस हो गए थे, ठीक है, डोमिनेंट उनको आने नहीं दे रहे थे डोमिनेंट वाले कैरेक्टर, लेकिन सेकंड जनरेशन में वो छुपे हुए कैरेक्टर भी अलग हो जाते हैं। मैं आपको लिखकर दिखाता हूं, देखिए 1:2:1 और 3:1। अब आप सोचेंगे भाई दो रेशो क्यों लिखे आपने? F2 जनरेशन जब निकालते हैं ना, देखिए ये फिनोटिपिक रेशो है और ये है जीनोटिपिक रेशो। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट आता है ना, वहां पर ये 4 देखे जाते हैं सिंबल्स। अब अगर हम इसको ओवरव्यू में देखते हैं तो देखने पर पता चलता है कि भाई ये टॉल, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है ना, ठीक है। फिजिकली अगर हम देखते हैं भौतिक रूप से, है ना, फिनोटिपिक जिसका मतलब है, तो 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, ठीक है। तो 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, ये अलग है, तो 3:1, मतलब ये यहां पर मैच कर जाता है। तो इसका मतलब ये फिनोटिपिक रेशो हुआ। अगर आपसे बात की जाती है जीनोटिपिक रेशो की, मतलब कैरेक्टर्स, मतलब जीन्स थोड़ा गहराई से, तो उसमें आप ध्यान से देखिएगा, ये प्योर टॉल है और ये प्योर ड्वार्फ है, लेकिन ये मिक्स्ड फॉर्म दिखाई जा रही है। इसको हम क्या बोलेंगे? 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1:1। तो 1:1 जो रेशो होगा ना, इसको कहा जाता है जीनोटिपिक रेशो। क्लियर? तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक में इस तरीके से आप डिफरेंस करेंगे और उसको थोड़ा सा सिंबल्स वाइज भी बताकर चलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। वेयर आर जीन्स लोकेटेड और व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ जीन? जीन की नेचर कैसी होती है, केमिकल नेचर कैसी होती है? देखिए, जब आपसे केमिकल नेचर की बात की जाती है तो इसका मतलब आपको एसिडिक या बेसिक इस तरह से नाम सेलेक्ट करना होता है। तो जीन की जो केमिकल नेचर होती है वो है एसिडिक, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, जैसे आपने नाम सुना भी होगा। क्लियर? तो ये तो सेकंड पार्ट का आंसर होगा। लेकिन जीन होते कहां पर है, कहां लोकेटेड होते हैं? देखिए, मैं आपको इसके लिए एक सीक्वेंस बता देता हूं कि जीन्स एक लीनियर सीक्वेंस में जब अरेंज होते हैं, है ना, तो उस लेंथ को क्या बोल रहे हैं हम? डीएनए। कुछ एक्टिव पार्ट होता है, कुछ इनएक्टिव पार्ट होता है। लेकिन ये जो डीएनए है ना, इस डीएनए के लिए अगर बात की जाए तो डीएनए प्लस प्रोटीन मिलने से क्या बनता है? क्रोमोसोम। क्लियर? तो जीन्स की एग्जैक्ट अगर लोकेशन आप बताते हैं तो डायरेक्ट आप क्रोमोसोम लिख सकते हैं कि भाई जीन एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं क्रोमोसोम पर। बाकी जो एग्जैक्ट सीक्वेंस है वो मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम किसके मिलने से बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन के मिलने से बना होता है। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो डीएनए जो होता है ऐसे रैप होता है ना। हिस्टोन प्रोटीन एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर होती है, ड्रम जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, सिलिंड्रिकल फॉर्म में। तो उस पर डीएनए रैप होता है, फिर आगे चलता है, फिर से उसको एक ऑक्टामर स्ट्रक्चर मिलती है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो पूरी सीक्वेंस है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्लियर? अब जो डीएनए है, डीएनए का एक स्मॉलेस्ट सेगमेंट क्या है? जीन है। क्लियर? बाकी आप शॉर्ट में बताना चाहें तो बता सकते हैं सीधा कि जीन्स जो है सीक्वेंस में अरेंज होते हैं क्रोमोसोम्स पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फॉसिल्स एंड हाउ दे रिलेटेड विद द इवोल्यूशन? कैसे जीवाश्म जो होते हैं, मतलब फॉसिल्स, फॉसिल्स को हिंदी में जीवाश्म कहते हैं, कैसे रिलेट करते हैं इवोल्यूशन से? ठीक है, सबसे पहले समझते हैं फॉसिल्स क्या है। देखिए, फॉसिल्स मतलब एक तरह का इंप्रेशन है ना, एक तरह का जो हम हिंदी में जीवाश्म बोलकर चल रहे हैं। किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से उसकी डेथ हो जाती है और वो दब जाता है, अर्थ की सरफेस में काफी गहराई में दब जाता है, ठीक है, बर्फ में या सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह, मतलब उसकी बॉडी प्रिजर्व हो गई एक तरह से, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। जैसे कि डायनासोर्स के फॉसिल मिले भी हैं, एमोनाइट, ट्रिलोबाइट, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो फॉसिल्स क्या है? तो फॉसिल्स को सिंपल अगर कहा जाए तो क्या चीज है? फॉसिल्स मतलब एक तरह की ऐसी स्ट्रक्चर जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इशारा करती कि भाई पहले किसी समय में कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा था, किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से उसकी डेथ हो गई, उसकी बॉडी जो है प्रिजर्व हो गई बर्फ में या सेडिमेंट्री रॉक में या किसी भी इस तरह की लोकेशंस पर, ठीक है ना। तो उसके मिलने के बाद, है ना, फॉसिल्स के मिलने के बाद, जैसे में डायनासोर्स के फॉसिल मिले, एमोनाइट के, ट्रिलोबाइट के, तो फॉसिल के बेस पर क्या होता है? स्टडी की जाती है
कि भाई ये जो फॉसिल हमें मिला है, कोई बोन का पीस मिल रहा है या कोई भी इस तरह से बॉडी पार्ट, तो वो बॉडी पार्ट कितने समय पुराना है, ठीक है, क्लियर। तो वो इस तरह से उसकी एज, उसकी डेथ का रीजन, मतलब फुल डिटेल मालूम कर सकते हैं हम उस छोटे से पार्ट से, क्लियर। और यही कारण है कि हम बता पाते हैं कि भाई पहले समय में डायनासोर्स थे या ये थे वो थे, है ना, मैमथ वगैरह का भी जिक्र आता है। तो पता कैसे चला? उस समय कोई सीसीटीवी कैमरे ये सब चीज़ें तो थी नहीं, लेकिन क्या होता है ना कि इस तरह से जब जो रिसर्चर्स होते हैं उनको जब कोई फॉसिल्स पार्ट मिलता है तो वो उस पर स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद बता पाते हैं कि हाँ भाई ये इस तरह का एक ऑर्गेनिज्म हुआ करता था कई हजार साल पहले, ठीक है ना, और उसकी स्ट्रक्चर ये थी, इतनी बॉडी कैपेसिटी थी, मसल्स पावर इतना था, मतलब एक बैक में जाकर वो पूरी स्ट्रक्चर को बना देते हैं उस छोटे से पीस के मिलने के बाद, ठीक है, उस पर रिसर्च करके, क्लियर। तो फॉसिल्स जुड़ा हुआ है किससे? इवोल्यूशन से। फॉसिल्स मतलब वो जो पीस मिला है किसी भी बॉडी का जो पहले कभी प्रेजेंट हुआ करती थी, पहले मतलब 10 दिन 5 दिन पहले नहीं, कई महीनों पहले नहीं, कई हजारों साल पहले, ठीक है। तो वहां पर उस स्ट्रक्चर की फुल एनालिसिस करने के बाद सारी क्लियरिटी हो जाती है कि हाँ भाई क्या ये बॉडी स्ट्रक्चर थी, कौन सी स्पीसीज से रिलेट करता था, या कोई नया ऑर्गेनिज्म या कुछ भी इस तरह की चीज, ठीक है ना, जो अब तक हमारे रिकॉर्ड में नहीं आ पाया, तो वो सारी डिटेल हम पता कर सकते हैं। तो फॉसिल्स जुड़ा हुआ है कैसे? इवोल्यूशन से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और इवोल्यूशन क्या बताता है कि ग्रेजुअल चेंजेस, क्रम से आने वाले बदलाव जो किसी एक प्रजाति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से उस प्रजाति में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होता रहता है और फाइनली वो बिल्कुल मॉडिफाइड हो जाती है, बिल्कुल बदल जाती है पुरानी उपस्थित प्रजाति से, जैसे कि ह्यूमन का इवोल्यूशन भी हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप बताकर चलेंगे किसमें? क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। गिव 3 एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है ये तो हमें पता चल गया है ना, लेकिन इवोल्यूशन हुआ भी है या नहीं हुआ है, इसके सपोर्ट में हमें कुछ एविडेंस देने हैं, कुछ प्रूफ बताने हैं, है ना, कि भाई ये सबूत है। हर चीज़ का एक प्रूफ होता है, हर चीज़ का एक प्रूफ चाहिए होता है, तभी पता चल पाता है कि हाँ भाई ये काम हुआ भी है या नहीं हुआ है। ऐसे इवोल्यूशन हुआ है या नहीं, इसके सपोर्ट में हमें एविडेंस सेलेक्ट करना है। बहुत सारे एविडेंसेस में से हमें 3 का जिक्र करना है, जैसे कि नंबर फर्स्ट तो आप फॉसिल्स का ही जिक्र कर सकते हैं। फॉसिल्स भी अपने आप में एक एविडेंस है ना, कि भाई आपको कोई मटेरियल मिलता है इस तरह का, बर्फ वगैरह में कहीं पर भी आप कुछ इस तरह का कुछ रिसर्च कर रहे हैं और वहाँ पर आपको कोई फॉसिल पार्ट मिल जाता है और आप उसकी स्टडी करते हैं और आप बताते हैं कि हाँ भाई ये तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हुआ करता था, है ना, और वो भी इतने हजार साल पहले। मटेरियल के डिग्रेडेशन के बेस पे कैलकुलेशन कर ली जाती है, ठीक है ना। तो ये फॉसिल्स क्या है? एक एविडेंस हो गया। सेकेंड एविडेंस में आप क्या लेंगे? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अलग अलग आप अगर एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं, जैसे कि आपने क्रोकोडाइल का एम्ब्रियो सेलेक्ट किया, आपने ह्यूमन एम्ब्रियो को सेलेक्ट किया, आपने बर्ड का एम्ब्रियो सेलेक्ट किया, तो स्टार्टिंग स्टेज में जो एम्ब्रियो होता है ना बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर दिखाते हैं ये। तो इन अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जो एम्ब्रियो थे ना इनिशियल स्टेज पर, वो बिल्कुल सेम थे। भाई अगर हम डायरेक्ट देखते हैं ना तो क्रोकोडाइल का बर्ड से, बर्ड का ह्यूमन से कोई क्या रिलेशन? कुछ नहीं ना। पर लेकिन इनके एम्ब्रियो स्टार्टिंग में, है ना, फिश भी ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है ना। तो इनके जो एम्ब्रियो थे इनिशियल स्टेज में बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान वो अपनी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेते हैं, बदल लेते हैं, और रिजल्ट आपको पता ही है सब अलग अलग, है ना। लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में सब में एक सिमिलरिटी का पाया जाना, वो एक इंडिकेशन देता है इवोल्यूशन का, ठीक है। तो 2 एविडेंस हो गए हमारे पास, नोट कर लेते हैं यहां पर। एक फॉसिल्स, सेकंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। नंबर थर्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। थर्ड नंबर पे आप क्या लेंगे? वेस्टिजियल ऑर्गन, है ना। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? ये एक ऐसे ऑर्गन होते हैं जो किसी प्रजाति में हो सकता है काम ना कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है कि सभी प्रजाति में काम नहीं करते हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? फंक्शन लेस ऑर्गन होते हैं, जो इवोल्यूशन के दौरान फंक्शन लेस हो गए, मतलब काम करना उन्होंने बंद कर दिया, पर पहले कभी काम किया करते थे। जैसे कि सबसे इजी एग्जांपल है अपेंडिक्स। तो हमारे जो ह्यूमन में अभी भी अपेंडिक्स प्रेजेंट है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। तो अपेंडिक्स प्रेजेंट है लेकिन काम नहीं करता है। जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनमें अपेंडिक्स काम किया करता था। क्या काम करता था? सेल्यूलेज एंजाइम बनाता था।
सेलुलेज की मदद से सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद मिलती थी, लेकिन डाइटरी पैटर्न चेंज हुआ इवोल्यूशन के दौरान। सेलुलेज एंजाइम की कोई आवश्यकता नहीं रही, इसीलिए धीरे धीरे क्या होता है कि वो ऑर्गन काम करना बंद कर देता है जब उसके लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो करंटली किसी स्पीसीज में अगर काम नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी में भी काम नहीं करेंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए रूमिनेंट का, है ना, जो गाय भैंस वगैरह ये सब होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, तो जो रूमिनेंट्स होते हैं तो इनके अंदर अपेंडिक्स बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, क्योंकि उस ग्रास को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम की नीड होती है। और सेलुलेज एंजाइम कहाँ से बनेगा, कौन बनाएगा उसको? सेलुलेज बनता है किससे? अपेंडिक्स से। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का एक एग्जाम्पल हुआ अपेंडिक्स। तो वेस्टिजियल ऑर्गन एक एविडेंस हुआ किसके लिए सपोर्ट में? इवोल्यूशन के सपोर्ट में, क्योंकि कोई ऑर्गन जो फंक्शनलेस होता है वो 10-20 साल में फंक्शनलेस नहीं होता। जब कई जनरेशन्स तक उसका इस्तेमाल नहीं होता है तब जाकर वो धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। ठीक है, और अपेंडिक्स काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है ह्यूमन बॉडी में, तो ये एक प्रमाण हुआ। ठीक है, क्लियर? 3 एविडेंस हमने लिए, फॉसिल्स, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, और लास्ट 3rd नंबर पे हमने लिया वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, आज की वीडियो में हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझा। क्वेश्चन तो देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट करके आपको समझा है कि 5 अलग से क्वेश्चन जो है वो आपके काम आ सकते हैं। इनसे रिलेटेड जितना भी आसपास की चीजें थी वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।